नमस्ते दोस्तों। ऐसा कोई व्यक्ति जब मेरे पास पहली बार आता है जिसको आज तक हार्ट अटैक नहीं आया हो या हार्ट की प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति से जब पहली बार हम मिलते हैं एज अ डॉक्टर, मेरे माइंड में या किसी भी और अच्छे डॉक्टर के माइंड में क्या चलता है कि ये व्यक्ति लो रिस्क पैरामीटर्स में आता है कि हाई रिस्क पैरामीटर्स में आता है। पहली बार अगर आपके हाई रिस्क पैरामीटर्स हैं तो ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा एवेल्युएशन की ज़रूरत पड़ती है, और लो रिस्क पैरामीटर्स हैं तो उसमें कम एवेल्युएशन की ज़रूरत पड़ती है। वहीं से ही हमारा डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। So today's video will discuss about what are the high risk parameters that a doctor is looking for। और अगर ये पैरामीटर्स आप में हैं तो आपने अगर उम्र 40 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली टेस्ट कराने चाहिए। जो लो रिस्क लोग हैं उनमें भी टेस्ट की जा सकती है, बट उनमें टेस्ट दूसरी तरह की होती हैं। So if you are interested in this sort of a topic, whether you fall in the low risk category or high risk category, watch the video fully। और ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक आ चुका है और सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी हैं, तो उनमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिससे कि आप अपनी सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस कंट्रोल में कर पाओगे, बेटर कर पाओगे, वो भी शायद आप इस वीडियो से सीखेंगे। सो दिस वीडियो अप्लाइज टू ऑल एक्चुअली। शायद आप जानते हो मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम फाउंडर ऑफ अ साइट कॉल्ड www.cardiacsecondopinion.com। इस साइट का पर्पस यही है कि हम सेकंड ओपिनियन देते हैं आफ्टर समबडी हैज एडवाइज्ड यू फॉर अ प्रोसीजर। अगर आपको किसी भी हार्ट के स्पेशलिस्ट ने या ब्लड वेसल्स के स्पेशलिस्ट ने प्रोसीजर एडवाइस किया है तो उस प्रोसीजर के लिए सेकंड ओपिनियन हमसे ले सकते हैं। दिस सेकंड ओपिनियन टिपिकली विल इंक्लूड कि प्रोसीजर आपने करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, इसके अलावा क्या और ऑप्शंस हैं कि प्रोसीजर कितना ज़रूरी है, कितना इमीडिएटली करना है कि डिले कर सकते हैं, प्रोसीजर करवाने के लिए बेस्ट प्लेसेस आपके अराउंड कौन से हैं, या फिर अदरवाइज इस प्रोसीजर के बाकी ऑप्शंस में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कुछ हद तक फाइनेंशियली कितना इसमें खर्चा आता है और कैसे उसमें बचा सकते हैं वो भी हम बताते हैं कई सारे मरीजों को। तो ओवरऑल सेकेंड ओपिनियन इज डिज़ाइन फॉर कार्डियक एंड वस्कुलर प्रोसीजर्स, जो कि बच्चे, बूढ़े, जवान सबके लिए अप्लीकेबल है। हमारा एक क्लिनिक भी है गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव में, फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास में, जहाँ पे ये कंसल्टेशन हम फिजिकल देते हैं, वरना ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप मैसेज भेजेंगे तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक हाई रिस्क। अब जब हम हाई रिस्क डिफाइन करते हैं तो उसमें देर आर कुछ क्राइटेरियाज विच आर नॉन मॉडिफाइबल क्राइटेरियाज एंड देर आर सम क्राइटेरियाज विच आर मॉडिफाइबल क्राइटेरियाज। अब नॉन मॉडिफाइबल क्राइटेरियाज मतलब क्या? अगर आप पुरुष पैदा हुए हैं, इफ यू आर अ मेल, मेल्स में हमेशा फीमेल्स के मुकाबले ज़्यादा रिस्क रहेगी तब तक के लिए जब मेनोपॉज से 15 साल और होना जाए। मतलब एवरेज वुमेन के लिए 60 से 65 साल की उम्र में जब महिलाएं पहुंचती हैं तब जाके उनकी रिस्क पुरुषों के बराबर हुई। तो जो पुरुषों ने काफ़ी सालों तक एक्स्ट्रा रिस्क झेली, उसके चलते ये हार्ट अटैक वाली बीमारी पुरुषों में ज़्यादा आती है। सो दैट इज़ अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क। आप पुरुष पैदा हुए हो तो आप उसके लिए अलग से कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू लिव विद दैट हाई रिस्क। Male usually have a lot of other advantages in the society, so this disadvantages I think we have to adjust to। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है इज एज। अब ये बीमारी ऐसी है जो धीरे 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 एज के साथ आती है। तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड इंट्यूटिव कि भाई एज तो आप रिवर्स कभी कर नहीं सकते हैं। बायोलॉजिकल एज एक्चुअली यू कैन रिवर्स, बट क्रोनोलॉजिकल एज यू कैन नॉट। सो मुझे ऐसा लगता है बायोलॉजिकल एज मैं खुद की रिवर्स कर पा रहा हूँ बाय चेंजिंग ऑन टू द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बट जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है नहीं या फिर जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम अच्छे से कंट्रोल में है, एटलीस्ट ऐसे लोगों के लिए भी एज जैसे जैसे बढ़ेगी उसके साथ में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो 40 साल के बाद में एज बिकम्स अ बिग क्राइटेरिया। तो 40 प्लस के लोग आते हैं तो हमारा रवैया उनके लिए अलग होता है, और 40 से नीचे होते हैं तो हमारा रवैया अलग होता है। तीसरी चीज जो कि नॉन मॉडिफाइबल है इज जेनेटिक हिस्ट्री। आप किस परिवार में पैदा हुए आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके परिवार में रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब एग्जाम्पल के लिए माता पिता दोनों को हार्ट अटैक आया और खुदा न खास्ता आपके पिता या माता को 55 की उम्र से पहले अटैक आया, तो उसको हम क्लासिफाई करते हैं हाई रिस्क। अगर 55 के बाद में किसी को अटैक आया तो भी रिलेटिवली इट इज़ हायर रिस्क देन अ पर्सन जिसको कि कभी पेरेंट्स में अटैक आया ही नहीं, जिनके पेरेंट्स 80-90 साल की ज़िंदगी जिए या फिर उससे भी ज़्यादा जी रहे हैं अभी भी और अटैक नहीं आया। ऐसे लोगों को हम बोलेंगे कि फैमिली हिस्ट्री इज रादर मोर प्रोटेक्टिव। एक और जेनेटिक कंपोनेंट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट इट इज इंपॉर्टेंट। मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस में उसको एड्रेस किया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सीरम एलपी लिटिल ए। सीरम एलपी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, आपको अपने माता पिता के जीन्स के थ्रू ही मिलता है, और वो अगर बढ़ा हुआ है तो आप कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल रखें, आप कितना भी अच्छा अपना लाइफ का मैनेजमेंट करें, फिर भी आपको हाई रिस्क बनी रहती है। और इस टेस्ट को करने के लिए आई यूजुअली एनकरेज फॉर पीपल हु आर अबव 40 ईयर्स और जिनके परिवार में बीमारी है, आई एनकरेज देम टू डू इट।
Now, these were the non-modifiable risk factors, which are anyway there, you cannot alter. You have to live with it. Modifiable risk factors is what most of the people are interested in. जब आप सुनना चाहते हो तो उसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि सबसे बड़ा modifiable risk is tobacco, तम्बाकू. तम्बाकू आप खैनी के तौर पे खा रहे हो, गुटखे के फॉर्म में खा रहे हो, कोई जर्दे के फॉर्म में खा रहे हो, पान के फॉर्म में खा रहे हो, या फिर सिगरेट बीड़ी या वेपिंग के थ्रू ले रहे हो, या हुक्का ले रहे हो. हर तरीके से, शीशा हो, हुक्का हो, जो भी ये सारे तरीके हैं तम्बाकू लेने के, इनसे आपका हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल्स इज टोबैको. इनफैक्ट अगर आप टोबैको ले रहे थे और आज आपने बंद कर दिया, तो बंद करने भर की मदद से ही आप विद इन 6 months to 1 year आपकी रिस्क किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति ने जिसने कभी तम्बाकू नहीं लिया वैसी हो जाती है हार्ट अटैक के मामले से. कैंसर के मामले में 10 से 15 साल लगते हैं कैंसर रिस्क खत्म होने में टोबैको की. सो फॉर टोबैको, यू नो, इस दुनिया में मौत के जो सबसे कॉमन नेचुरल तरीके हैं आज के ज़माने में, सबसे पहला है हार्ट अटैक, दूसरा है कैंसर. तो हार्ट अटैक और कैंसर दोनों को फ़ायदा मिलता है अगर आप टोबैको छोड़ते हो. एंड बियॉन्ड दिस नो पॉइंट टेलिंग कि भाई तम्बाकू बंद कर दीजिए. सरकार भी कह रही है, सिगरेट के पैड पे भी लिखा हुआ है, तम्बाकू के पैकेट पे भी लिखा हुआ है. अगला जो फैक्टर होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ही है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम कई अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है और उसमें सबसे कॉमन बेसिक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इज डायबिटीज. तो किसी व्यक्ति को अगर अभी डायबिटीज नहीं है और ओवर नेक्स्ट 3 years 5 years डायबिटीज डेवलप हुई तो उसकी रिस्क कई गुना बढ़ जाती है. एट द सेम टाइम अगर आपको डायबिटीज अर्ली स्टेजेस में है और आपने डायबिटीज रिवर्स कर ली, यस, डायबिटीज रिवर्सल इज अ फिनोमिना विच हैपन्स इन मोटिवेटेड पीपल जो कि ओबीज हैं पर्टिकुलरली, या जिनको मीठा खाने की बहुत आदत है, जो शुगर बहुत ज्यादा लेते हैं, ऐसे लोगों में डायबिटीज रिवर्सल इज अ रियलिटी. उस डायबिटीज रिवर्सल के लिए हम अपने क्लिनिक में भी समझाते हैं, या यू कैन सी एनी डायबिटोलॉजिस्ट, एनी गुड फिजिशियन. अदरवाइज मैंने पास में वीडियोस भी बनाए हुए हैं इस पर, आप देख सकते हैं वो. बट इन जनरल अगर डायबिटीज को रिवर्स नहीं भी कर पाए और दवाइयों के साथ डायबिटीज को कंट्रोल भी किया तो भी हार्ट अटैक की रिस्क कम होती है. एंड दैट इज सॉलिडली साइंटिफिकली बेस्ड. सो डायबिटीज के चलते जो डैमेज होता है उसका सिंपल तरीका यही है कि एवरेज ब्लड शुगर अगर बढ़ा रहा तो उसके कारण व्हाट इज कॉल्ड एज ग्लाइकेशन. ये जो ग्लाइकेशन होता है कि ग्लूकोज आपके शरीर के दूसरे प्रोटीन्स के साथ चिपक जाता है और एजिंग करता है. तो इस पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है एजिंग पर, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स. सो एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स, AGE प्रोडक्ट्स जो हैं, ये आपको एज करते हैं और आपकी वस्कुलर हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी बायोलॉजिकल हेल्थ वो बढ़ाते हैं. एंड डायबिटीज में शुगर का लेवल कम हो जाने से जो दवाइयां आपकी शुगर का लेवल कम कर रही हैं वो एजिंग को भी रोक रही हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स को भी रोक रही हैं, जिसके चलते हुए ओवरऑल इन द लॉन्ग रन आपको हार्ट अटैक की बीमारी डेवलप होने के चांसेस कम होंगे. ऑफ कोर्स अमॉन्ग दीज 2 सब ग्रुप्स, जिसने डायबिटीज रिवर्स कर लिया दे हैव बेटर बेनिफिट, जिसने डायबिटीज केवल कंट्रोल किया दे हैव लेसर बेनिफिट, बिकॉज डायबिटीज कंट्रोल करना अगेन इज समथिंग, बीच बीच में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं एंड वो फ्लक्चुएशंस इवेंचुअली कहीं ना कहीं पे इंफीरियर स्ट्रेटजी होती है. डायबिटीज रिवर्सल इज अ बेटर स्ट्रेटजी इफ यू अडॉप्ट इट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, इफ यू कैन डू इट. हर कोई नहीं कर पाता है. अगला मॉडिफाइबल फैक्टर इज हाई बीपी, हाइपरटेंशन. अगर किसी व्यक्ति का बीपी लगातार 150 के ऊपर बना हुआ है तो बाहर से कोई लक्षण नहीं आते हैं, बीपी बता के नहीं आता है. मेरे कई सारे वीडियोस में मैंने बोला हुआ है ब्लड प्रेशर नापेंगे तो ही पता चलता है. तो इस वीडियो से और कोई टिप ले जा रहे हो या नहीं ले जा रहे हो, अपने घर में एक बीपी की मशीन जरूर खरीद लीजिएगा अगर नहीं खरीदी अभी तक तो. और अपना बीपी अगर आप 40 साल के ऊपर हैं तो आपने महीने में एक बार नाप लेना चाहिए. अगर आप 30 साल के ऊपर हैं तो साल में एक बार, 6 महीने में एक बार बीपी नापना इज इनफ फॉर यू अगर नॉर्मल है तो. जिसका भी बीपी अबनॉर्मल है उसने कोशिश करनी चाहिए कि बीपी कैसे घटाए. उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है पहले कि बिना दवाइयों के बीपी आप कैसे कम कर सकते हैं, और अगर दवाइयों के बगैर बीपी कम नहीं हो रहा है तो दवाइयां लेकर बीपी कम करना इज द सेकंड बेस्ट स्ट्रैटेजी. दोनों ही तरीके से जब हाई बीपी पे अपनी नसों में खून चलता रहता है तो प्लाक का रप्चर, अब प्लाक इज द थिंग जो कि कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से होती है. नसों में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा है तो जो उसका रप्चर होके हार्ट अटैक आने की संभावना है वो ज्यादा होती है अगर बीपी बढ़ा हुआ है. तो अगर बीपी कम किया हुआ है, 120 130 की रेंज में बीपी मेंटेन किया हुआ है, तो ऐसी घटना होने के चांसेस कम होते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि अपनी आर्टरीज स्टिफ हो चुकी हैं. डिस्पाइट आर्टरीज बीइंग स्टिफ, इफ यू डिक्रीज द बीपी टू 120 to 130, प्लाक रप्चर का इंसिडेंस कम होता है एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट.
इसके अलावा जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं विच इज़ वेरी ऑब्वियस इज हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल को डाइट से, वेट लॉस से कम करें या फिर दवाइयों से कम करें, उस तरीके से भी आपका रिस्क कम होता है। कई सारी और स्टाइल्स हैं, कई सारी और चीज़ें हैं, बीमारियां हैं, क्रॉनिक बीमारियां हैं जिनमें कि हार्ट अटैक आने का खतरा ज़्यादा होता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, सोरियासिस। ये ऐसी बीमारियां हैं जिसमें शरीर में क्रॉनिकली लंबे समय से इन्फ्लेमेशन बना हुआ है। तो इन्फ्लेमेशन बीइंग द रूट कॉज, ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी फेज द चांसेस ऑफ अ प्लाक फॉर्मेशन इज मोर एंड चांसेस ऑफ प्लाक रप्चर ऑल्सो इज मोर। तो जो प्लाक बनना है वो केवल ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है। कोलेस्ट्रॉल को एंट्री जो पहली बार मिलती है वो इन्फ्लेमेशन के जरिए मिलती है। एज सिंपल एज जुकाम, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल फीवर हुआ, उन दोनों में हम लोग क्यों कहते हैं रेस्ट करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत करो, ज़्यादा एक्टिविटी मत करो? वन ऑफ द रीजंस इज कि वो इन्फ्लेमेटरी स्टेटस है। उस इन्फ्लेमेटरी स्टेटस में हमारी नसों के सेल्स के बीच में भी स्वेलिंग होती है एंड उस स्वेलिंग के चलते कोलेस्ट्रॉल को एंट्री बहुत इजीली मिल जाती है, और अगर प्लाक बना हुआ है तो उसका रप्चर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं इसी सूजन के कारण से। सो चांसेस ऑफ यू गेटिंग अ हार्ट अटैक इज मोर इन फ्लू और एनी वायरल इन्फेक्शन। यही चीज़ हम मास एक्सपेरिमेंट दुनिया में देख चुके हैं कोविड के समय पे। कोविड के समय जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा था, हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ा था, उसमें बड़ा फैक्टर है कि जो इन्फ्लेमेटरी कॉज था कोविड का, उस दौरान अटैक ज़्यादा बनते थे। ऑफ कोर्स कोविड वायरस के दौरान खून का थक्का बनने की रिस्क भी ज़्यादा थी एंड दैट्स व्हाई इट वाज मोर लीथल फॉर द कार्डियक पेशेंट्स, कि एक तरफ से वो सूजन कर रहा है जिससे कि प्लाक का फॉर्मेशन रैपिड हो रहा है, दूसरी तरफ से खून का थक्का बना रहा था। अब वो चीज़ हम नहीं देख रहे हैं समाज में, और अभी भी आज की तारीख में जो बोली जा रही है कोविड, अभी तक इट इज़ नॉट अपियरिंग दैट सिवियर कि वी शुड वरी एट द मास लेवल, एट द ग्लोबल लेवल। ऑफकोर्स हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए कि कोई फ्लू से भी बचे और कोविड से भी बचे। उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन कंटिन्यूज टू बी कि जो फ्लू वैक्सीन होती है फॉर वल्नरेबल पीपल ओवर 70 ईयर्स ऑफ एज, फ्लू वैक्सीन लेते रहें, क्योंकि 70 ईयर्स के बाद में ही हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा होते हैं। ऐसी और कैटेगरीज जिसमें कि ऐसी प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है इज एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, अगर किसी का ज़्यादा हो तो। रिसेंटली मैंने एंकल ब्रेकियल इंडेक्स और एबीआई पर भी वीडियो बनाया है। जिसका एंकल ब्रेकियल इंडेक्स बहुत ज़्यादा है उस व्यक्ति में भी इट इज़ अ इनडायरेक्ट इंडिकेटर कि प्लाक्स का बर्डन बहुत ज़्यादा है, और ऐसे लोगों में भी हार्ट अटैक आने की रिस्क ज़्यादा होती है, बीमारी तेज़ी से आने की रिस्क ज़्यादा होती है। जिनको मोटापा है उन लोगों में भी ये रिस्क ज़्यादा है। सो लुकिंग बैक इन ऑल द, एक स्पेशल कैटेगरी और मैं बताना चाहूँगा, ऐसी महिलाएं जिनके कि मेंसेस जल्दी खत्म हो गए। नॉर्मली मेनोपॉज हैपेंस बिटवीन 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज। जो मेंसेस खत्म होते हैं महिलाओं में 45 से 50 साल की उम्र में होते हैं, बट कुछ ऐसे बदनसीब महिलाएं होती हैं जिनको 30 साल की उम्र में ही मेंसेस खत्म हो गए, 32 साल की उम्र में ही मेंसेस खत्म हो गए। ऐसी महिलाओं की रिस्क पुरुषों के बराबर होती है। यस, महिलाओं को हार्मोन्स प्रोटेक्ट करते हैं एंड दैट इज अ फैक्ट व्हिच कैन बी सीन इन सच वुमेन वेरी इजीली, कि अगर किसी महिला को मेनोपॉज जल्दी आ गया, 30-35 की उम्र में ही आ गया, तो उसको लगभग पुरुषों के बराबर ही रिस्क है, और ऐसी महिलाओं में सर्वेलेंस भी ज़्यादा किया जाता है। सो एनी ऑफ दीज हाई रिस्क पीपल, जो आपको मैंने इतनी सारी कैटेगरीज बताई, अगर आप इनमें हो तो आपने 40 साल के अंडर में है तो आई वुड रिकमेंड अ टेस्ट कॉल्ड एज नैड, जो हमारी लेबोरेटरीज में होती है, हमारे क्लिनिक में होती है। इसमें 7 अलग अलग जगहों का सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है कि ये जो प्लाक फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, जिससे कि लकवा आता है, जिससे कि हार्ट अटैक आता है, जिससे कि आंखों में अंधापन आता है, किडनी में डैमेज होता है, पैरों की नसों में अगर ब्लॉक हो जाए तो पैर काले पड़ते हैं, ये वाली जो बीमारी है ये कहीं किसी एक जगह भी अगर शुरू हो गई है तो हाई रिस्क पीपल में अर्ली ट्रीटमेंट विथ मेडिसिन कैन potentially prevent a stent or a bypass in future, or the death and sudden death and heart attacks and paralysis in future. So ऐसे लोगों में टेस्ट नैड टाइप की करानी चाहिए। जो 40 साल के ऊपर के लोग हैं उनके लिए रिकमेंडेशन होती है कि भाई अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो तो जो इतनी मैंने चीज़ें बताई उसमें से 2 या 3 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में से 2 या 3 आपको प्रेजेंट हैं, तो उस केस में वी रिकमेंड व्हाट इज कॉल्ड एज अ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस आर वेरी क्लियर ऑन दैट कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में जिसमें कि पेन है उसमें सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जरूर करानी चाहिए, और जिसमें पेन नहीं है, छाती का दर्द नहीं है, सांस नहीं फूल रही है, एक्सर्शनल एफर्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे केसेस में ऑप्शन दी जा सकती है सीटी एंजियो की, विच पेशेंट कैन रिफ्यूज, इट इज नॉट मैंडेटरी देन। So these are the parameters that we all want you to keep an eye. And जो लो रिस्क लोग हैं
उनमें जो आजकल एंग्जाइटी है, आई टेल यू, मैं जब 10 पेशेंट्स देखता हूँ तो आज भी 10 में से 1 या 2 पेशेंट ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली लो रिस्क में होते हैं और केवल एंग्जाइटी के शिकार होते हैं। नाउ इस सब ग्रुप के लिए ये सच है कि स्ट्रेस ज़्यादा लेने से किसी भी बात का हार्ट का प्रॉब्लम एक्सेलरेशन होता है, बट दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हाई रिस्क क्राइटेरियाज। ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस डू कंट्रीब्यूट, स्ट्रेस का रोल कहीं ना कहीं पर है, उसी के साथ में नींद का भी कहीं ना कहीं पर रोल है, बट ये ऐसी चीजें हैं जिसका अभी तक इतना ग्रॉस सबूत नहीं मिला है हमें एविडेंस में कि हम आपको हाई रिस्क घोषित कर दें। तो जो स्ट्रेस में रहने के कारण या कार्डियोफोबिया के रहने के कारण पेशेंट्स हमारे आते हैं, उनको हम रीअश्योर करना चाहते हैं कि देखिए आप हाई रिस्क में नहीं हो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से भी, बट ऑफकोर्स अगर आप स्ट्रेस कम कर पाते हो तो आपकी रिस्क थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव होगी। बट उसके लिए देर इज नो सेपरेट एल्गोरिदम आपके लिए कि आप टेस्टिंग ज़्यादा जल्दी कराओ। प्रैक्टिकली एंड अप यही होता है कि ऐसा पेशेंट अगर 40 साल की उम्र में मेरे पास आया जिसको मुझे पूरा भरोसा है कार्डियोफोबिया है, तो वो भी उसको सबूत दिखाने के लिए हमें सीटी एंजियोग्राफी या नैट टेस्टिंग करनी पड़ती है, दो इट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड। सो आई होप कि हाई रिस्क पेशेंट्स में और लो रिस्क कौन होते हैं उसके बारे में आपको आइडिया लगा होगा। सो मासेस ऑफ द पीपल जो कि ये वीडियोस देख रहे हैं, आपकी उम्र 40 से कम उम्र की है और अगर बाकी हाई रिस्क पैरामीटर्स अगर आपके नहीं हैं तो प्लीज़ डोंट वरी, अभी आपकी उम्र हार्ट की प्रॉब्लम के सोचने की नहीं है। मीडिया आपको कहता रहेगा कि हार्ट अटैक यंग लोगों में भी आ रहे हैं, बट अभी तक समाज में हम इक्का दुक्का लोग देखते हैं ऐसे, और वो इट इज़ नॉट सच अ हाई रिस्क कि हर पेशेंट की हम जांच करने लगे। ऐसे अगर हमने जांच करना शुरू की तो इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इंडिया के पास इतनी सीटी मशीनें नहीं है, इंडिया के पास इतनी एको मशीन्स नहीं है, इंडिया के पास इतनी ब्लड टेस्ट के लिए मशीन्स नहीं है कि हम पूरे भारत में ये टेस्ट कर पाएंगे। सो that's a reassuring thing I would like to tell you all, and don't worry about this if you are in the low risk category. Thank you very much.